इसको बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। एक चीज याद रखना, मैं पहले भी बोल रखा हूं कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, बार बार एक ही चीज यूज कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। और डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया? वाटसन एंड क्रिक। उसी में से क्रिक को निकाल दीजिए तो क्रिक दिया सेंट्रल डोग्मा। उन्होंने बोला कि जो इंफॉर्मेशन होता है, जो सूचनाएं होती है, वो डीएनए से डीएनए में जा सकता है, डीएनए से आरएनए में आ सकता है, और आरएनए से प्रोटीन में आ सकता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन इधर से फ्लो कर रहा है डीएनए से डीएनए में, डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। और इसको देने वाला साइंटिस्ट था क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, कोई डाउट नहीं है। तो सेंट्रल डोग्मा में हो गया कि डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बाल्टीमोर। तो नाम में लिखा हुआ मोर, तो मोर दिया, किसको मोर दिया? तो आरएनए को मोर दिया डीएनए के तरफ। तब आ गया न्यू सेंट्रल डोग्मा। तो अभी ये जो आपका है ये सेंट्रल डोग्मा कहला रहा है। डीएनए से डीएनए इंफॉर्मेशन, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ये सेंट्रल डोग्मा गिवन बाय क्रिक। लेकिन जब बाल्टीमोर आया तो मोर दिया, किसको मोर दिया? तो आरएनए को मोर दिया किधर? तो डीएनए के तरफ। और आरएनए को जब डीएनए के तरफ मोड़ दिया तो ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ये न्यू सेंट्रल डोग्मा कहलाया। आप न्यू सेंट्रल डोग्मा में क्या है? न्यू। और ये क्रिक नहीं दिया, नाम ही है बाल्टीमोर, तो इसने दिया, बाल्टीमोर ने दिया। तो आपको बोले न्यू सेंट्रल डोग्मा कौन दिया है? तो बाल्टीमोर दिया है। और उसमें एक ही स्टेप आपका ब्लैक वाला एक्स्ट्रा ऐड हो गया जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एंजाइम का नाम हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये सब पहले भी पढ़ा रखे। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का केस हो गया, क्लियर हो गया। तो ये न्यू सेंट्रल डोग्मा आपका हो गया। अब आइए हम पढ़ेंगे क्या? तो ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन देखना है तो हमको डीएनए से क्या बनाना पड़ेगा? आरएनए, क्लियर हो गया। आइए हम लोग डीएनए से आरएनए बनाते हैं, प्रोकैरियोट में भी बनाएंगे और यूकैरियोट में भी बनाएंगे। ये सेंट्रल डोग्मा था। न्यू सेंट्रल डोग्मा कौन दिया? बाल्टीमोर, क्लेमेन एंड बाल्टीमोर, क्लियर हो गया। किस एंजाइम के आने के बाद? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आने के बाद, मैं उसको भी क्लियर करूंगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले हमको एक डीएनए चाहिए। ध्यान से देखिएगा, मैं एकदम क्लियर करके बना रहा हूं, बड़ा सा बना रहा हूं ताकि ये आपको एकदम क्लियर हो जाए। जो सेंट्रल डोग्मा बताए आपको याद है अभी? सेंट्रल डोग्मा क्या था? सेंट्रल डोग्मा क्या था? तो डीएनए से डीएनए बनना, ये क्या कहलाता था? डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, फिर डीएनए से आरएनए बनना, ये क्या कहलाता था? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना, ये क्या कहलाता था? ट्रांसलेशन। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। कौन दिया? क्रिक दिया। एक्चुअली यहां पे बताना क्या चाहते थे ये सुनिए। यदि प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में ही चलेगा। क्या क्लियर हो गया? कि यदि प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो उसका तो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा ही नहीं। तो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में ही चलेगा। और इवन ये हो सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली चल जाए, एक ही साथ, साइमल्टेनियसली। समझ में आ गया? यानी इसका कहने का मतलब हो गया, यदि प्रोकैरियोटिक सेल होगा
तो डीएनए से डीएनए बनना साइटोप्लाज्म में होगा, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन चलाएगा, वो भी साइटोप्लाज्म में चलेगा। और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन होगा, वो भी साइटोप्लाज्म में चलेगा। और इवन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये दोनों एक साथ साइटोप्लाज्म में चल सकता है। यानी कहने का मतलब आरएनए भी बनता जाएगा और उस आरएनए से प्रोटीन भी बनता जाएगा। ये प्रोकैरियोट में ही संभव है। तो आपको यदि कोई पूछे कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है, साथ ही साथ चल रहा है, तो ये किस सेल में संभव है? तो प्रोकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में कोई भी केमिकल रिएक्शन बोले तो साइटोप्लाज्म में ही होगा। एकदम आंख बंद करके बोले डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म, ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म। बोले कौन सा दो स्टेप साइमल्टेनियसली चल सकता है, एक साथ चल सकता है? तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये दोनों स्टेप साथ में चल सकता है, वो भी साइटोप्लाज्म। जब इसको हम लोग अब यूकैरियोट में यदि कन्वर्ट करना चाहे तो यहां से हटा दिया, ये जितने भी प्रोकैरियोट के पॉइंट्स थे सारे पॉइंट को हटा करके जैसा था वैसा कर दिया। अब आइए यहाँ पे, अब यदि इसको हम लोग यूकैरियोट में बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा वो चलेगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में, यानी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियोप्लाज्म और ट्रांसलेशन केवल चलेगा साइटोप्लाज्म। तो इसलिए करके जब ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म में चल रहा है तो न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन हो करके आरएनए बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, तब ट्रांसलेशन होगा। तो इसलिए करके यूकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कभी साथ में नहीं चल सकता, क्योंकि एक चीज बन रहा है कहां? तो न्यूक्लियोप्लाज्म में, और एक चीज को बनना क्या है? साइटोप्लाज्म में। तो यानी पहले वो न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए बन जाएगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लेके यहाँ दिखा देते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो इस डीएनए से, ये जो डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए बनेगा। ये आरएनए यहाँ बना है और प्रोटीन यहाँ बनना है, तो इस आरएनए को पहले यहाँ से बाहर आना है। अब ये आरएनए जब बाहर आएगा तब इस पे राइबोसोम बाइंड करेगा, तब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन प्रोकैरियोट में एक साथ क्यों हो गया कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए इधर बनना शुरू हुआ और यहीं पे राइबोसोम भी प्रेजेंट है, तो राइबोसोम इसके साथ बाइंड करना भी शुरू कर देते, इधर प्रोटीन भी बनना शुरू हो गया। तो डीएनए के ऊपर इस साइड यदि आप जा रहे हो तो इधर से आरएनए बनता जा रहा है, ये ब्लू वाला स्टेन आरएनए बनता चल जाएगा और राइबोसोम इस पे बाइंड करके मूव करता जाए, तो इधर प्रोटीन बनता चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो चूंकि सब काम एक ही जगह पे साइटोप्लाज्म में हो रहा था, इसलिए कि साइमल्टेनियसली ये संभव हो गया। यानी डीएनए से आरएनए बना और उसी पे राइबोसोम बाइंड कर गया, तो वहां से प्रोटीन भी बनना शुरू हो गया। यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ में चल गया। लेकिन कभी भी ये संभव नहीं है यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि आरएनए बनेगा कहां? न्यूक्लियस में, और प्रोटीन कहां बनना है? राइबोसोम कहां है? तो साइटोप्लाज्म में। तो इसका मतलब ये दोनों कभी साथ में नहीं हो सकता है। तो इसलिए करके साथ में स्टेप नहीं हो सकता। आरएनए पहले बनेगा तब प्रोटीन बनेगा, और इसमें आरएनए भी बनता जाएगा और प्रोटीन भी बनता चला जाएगा। क्लियर हो गया? पे कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ये हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का यदि आप बात करोगे तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो जो चीजें चाहिए, तो एक तो पहले डीएनए चाहिए, उसी डीएनए के ऊपर एक आपका होगा, डीएनए पहले एंटी पैरेलल होगा, तो 5 प्राइम एक स्ट्रैंड का यदि आप डायरेक्शन लिख दिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एक स्ट्रैंड का लिख दिया, तो दूसरा स्ट्रैंड एंटी पैरेलल करने के लिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है? अब इसी डीएनए पे आपको एक चाहिए प्रमोटर, ये हो गया प्रमोटर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीज होगा, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर। तो ये प्रमोटर को हमने पी से लिख दिया। अप स्ट्रीम स्ट्रीम होगा, ये तो हम आपको पहले ही बता रखे थे, तो हम लोग बोलेंगे नहीं अभी। और डाउन स्ट्रीम पे आपका होगा टर्मिनेटर, तो टर्मिनेटर को मैं टी से लिख दिया। कोई डाउट नहीं है? और प्रोकैरियोट के केस में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा, वो आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स जिसमें 4 सब यूनिट कोर एंजाइम के पास था, अल्फा 2, बीटा और बीटा प्राइम, और एक सिग्मा फैक्टर था। तो अब यहां पे क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रमोटर, ये हो गया टर्मिनेटर, और ये हो गया डीएनए। तो मैं पहले ही बता रखा था कि प्रमोटर के साइड से 3 प्राइम टू 5 प्राइम का जो स्ट्रैंड होगा वो टेम्पलेट कहलाएगा। तो दिस वन इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड।
और टेम्पलेट को ही क्या बोले थे? नॉन कोडिंग स्टैंड। टेम्पलेट को ही हम लोग बोले थे नॉन कोडिंग स्टैंड, और उसी को बोले थे नॉनसेंस स्टैंड। बस इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो इस स्टैंड का यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले स्टैंड का नाम हो जाएगा। उल्टा करोगे तो टेम्पलेट से ये नॉन टेम्पलेट हो जाएगा, नॉन को हटा दोगे तो कोडिंग स्टैंड हो जाएगा, और यहां से भी नॉन को हटा दोगे तो सेंस स्टैंड होगा। एक बार लिख दे रहे आपको, ये हो जाएगा नॉन टेम्पलेट, या इसी को बोलेंगे कोडिंग स्टैंड, और इसी को बोलेंगे सेंस स्टैंड। कोई दिक्कत? अब आइए, प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्टर कौन होगा? सिग्मा फैक्टर। और कहीं भी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो 3 स्टेप होगा इसमें। इनिशिएशन शुरुआत, इलोंगेशन यानी चेन को बढ़ाना, इलोंगेशन, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट होगा टर्मिनेशन। क्लियर? तो इनिशिएशन करने के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए, शुरुआत करने के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए। तो यहां पे होगा क्या, इस प्रमोटर पे सिग्मा फैक्टर इस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। तो सिग्मा फैक्टर यहां पे प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा और इसी के साथ में कोर एंजाइम आकर के लगेगा। कोर एंजाइम, कोर एंजाइम, दिस वन इज द सिग्मा फैक्टर। तो ये जो सिग्मा फैक्टर मैं जो ऐसे लिखा था यहाँ पे, जो इस तरीके से सिग्मा फैक्टर लिखा था, ये सिग्मा फैक्टर स्टार्टर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, और यही सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर को, और रिकॉग्नाइज करके प्रमोटर पे बाइंड करेगा, तब कोर एंजाइम बाइंड करेगा। ये हो गया। तो यानी सिग्मा फैक्टर जब रिकॉग्नाइज करता है तभी कोर एंजाइम काम कर पाएगा। यदि सिग्मा फैक्टर हो ही नहीं, यानी सिग्मा फैक्टर बनाने वाला जो जीन होगा, सिग्मा फैक्टर प्रोटीन है, सिग्मा फैक्टर किसका बना हुआ? प्रोटीन का बना हुआ। ये जो सिग्मा फैक्टर ये प्रोटीनेसियस है, और कोई भी प्रोटीन यदि है तो इसका उसका जीन होगा, बताया था, जिसको सिस्टोन बोला था। यदि कहीं प्रोटीन बना हुआ है तो इसका मतलब वो जीन होगा उसका डीएनए के ऊपर। ये हो गया, जिसको सिस्टोन बोला था, स्ट्रक्चरल जीन। तो इसका सिग्मा फैक्टर जो है वो एक प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है, और ये जो प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है इसका इस प्रोटीन को बनाने वाला जीन होगा। यदि किसी कारण से उस जीन में म्यूटेशन हो जाए और सिग्मा फैक्टर नहीं हो, सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोट में नहीं बने, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए सिग्मा फैक्टर का होना जरूरी है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर ही है जो कि रिकॉग्नाइज करता है किसको? प्रमोटर को, और तब जाके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो सिग्मा फैक्टर भी बाइंड कर लिया और कोर एंजाइम भी बाइंड कर लिया। ये हो गया। तो अब ये कोर एंजाइम क्या करेगा? ये जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है इसको खोलना शुरू करेगा। पहले जिस जगह पे होगा उस जगह पे खोलेगा और आरएनए बनाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर खोलेगा, फिर आरएनए बनाएगा। ये हो गया। आइए, तो यहां पे क्या हो गया कि सिग्मा फैक्टर के विषय में बोला कि सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाता है, इनिशिएशन करवाता है, और कोर एंजाइम क्या करेगा? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को खोलेगा, और खोल करके आरएनए बनाएगा और आगे मूव करेगा। तो अभी कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर यहाँ पे प्रमोटर साइड पे, अब क्या किया, ये जो कोर एंजाइम है ये आगे यहाँ पे बढ़ा। सिग्मा फैक्टर तो प्रमोटर को पहचान लिया, तो ये जैसे ही आगे बढ़ा तो इतना दूर का आरएनए बन गया। आरएनए जैसे बना यहाँ पे, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनाया, तो ये यहां से सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया। ये जो सिग्मा फैक्टर था ये सिग्मा फैक्टर निकल गया, और अब कोर एंजाइम अकेले बचा है। कोर एंजाइम अकेले बचा हुआ है, एंजाइम अकेले है। सिग्मा फैक्टर जस्ट केवल प्रमोटर को रिकॉग्नाइज किया और कोर एंजाइम को स्टार्ट करने का, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने का सिग्नल दिलवा दिया, और सिग्मा फैक्टर निकल गया।
अब अकेले कोर एंजाइम को टर्मिनेटर तक पहुंचना है और आरएनए का फॉर्मेशन करना है। क्लियर हो गया? ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा डीएनए का दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगा और उस जगह पे उतने दूर का आरएनए बनेगा। फिर आगे बढ़ेगा तो पीछे वाला फिर से डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा और आगे वाला फिर दोनों स्ट्रैंड खुल जाएगा। ये हो गया। तो इस तरीके से पहले इनिशिएशन हो गया, फिर अब इलोंगेशन होगा। तो इलोंगेशन कैसे होगा? तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम है, ये आगे बढ़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अब आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो ये पहुंच गया यहां तक, सपोज दैट इस जगह पहुंच गया, तो इतना दूर का आरएनए यहां पे ये बना दिया। और ये जो यहां पे था ये प्रमोटर था। क्लियर हो गया? और अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये लास्ट तक पहुंच जाएगा, टर्मिनेटर तक पहुंच जाएगा। ये हो गया। तो अब ये इस तरीके से इलोंगेशन, ये यहां पे पहले हो गया इनिशिएशन, और अब इसमें क्या शुरू हो गया? इलोंगेशन। ये हो गया इलोंगेशन। और इलोंगेशन होते होते ये टर्मिनेटर पे पहुंचेगा। नेक्स्ट स्टेप में कहां पहुंचेगा? टर्मिनेटर तक। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में ये आपका ये दिख रहा होगा, ये आपका पहुंच जाएगा टर्मिनेटर तक। यानी आपका कोर एंजाइम जो है, अब अकेले ये कोर एंजाइम है, केवल कोर एंजाइम, ये कोर एंजाइम अब आपका पहुंच गया टर्मिनेटर पे। तो टर्मिनेटर पे पहुंचा तो इलोंगेशन, आरएनए का इलोंगेशन होकर के यहां तक आरएनए बन गया है। किस स्ट्रैंड से बना? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से ये आरएनए बनना शुरू हुआ और ये टर्मिनेटर पे कोर एंजाइम पहुंच गया। कोर एंजाइम जैसे टर्मिनेटर पे पहुंचेगा कि इलोंगेशन को रोक दिया जाएगा, तो इलोंगेशन को रोक दिया जाएगा, तो रोक देना, रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, एफ से सिग्मा से स्टार्ट, और रोक देना तो रो फैक्टर। रो फैक्टर क्या कर देगा? रोक देगा। यहां जो टर्मिनेटर होगा यहां पे मिलेगा रो फैक्टर, इसको बोलते हैं रो फैक्टर। और ये जो रो फैक्टर है नामी में लगा हुआ है, रो फैक्टर रोक देगा। रो फैक्टर क्या करेगा? रोक देगा, यानी टर्मिनेशन करवा देगा। तो रो फैक्टर क्या करेगा कि यहाँ पे टर्मिनेशन करवा देगा, तो क्या कर देगा? तो रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को अलग करवा देगा, डीएनए को अलग करवा देगा और आरएनए को अलग करवा देगा, यानी सबको अलग करवा देगा। तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट कर जाएगा। फिर से एक बार बात कर रहे हैं, यदि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो 3 स्टेप होगा, इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा, टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन में क्या होगा कि सिग्मा फैक्टर प्रमोटर पे बाइंड करेगा, उसी के साथ कोर एंजाइम भी बाइंड कर लेगा। तो यहाँ पे पार्शियल मेल्टिंग होगा, पार्शियल डीएनए यहाँ पे खुलेगा और छोटा सा स्ट्रैंड आरएनए का बन जाएगा। ये जो स्ट्रैंड छोटा सा आरएनए का बनेगा, तो बनने के बाद क्या होगा कि सिग्मा फैक्टर इससे बाहर निकल जाएगा। ये जो सिग्मा फैक्टर था, ये बाहर निकल गया। अब अकेले कोर एंजाइम इलोंगेशन कराएगा, तो इलोंगेशन अकेले कोर एंजाइम करेगा और ये कोर एंजाइम चलते चलते कहां पहुंच जाएगा? तो टर्मिनेटर के पास। टर्मिनेटर के पास जैसे ही पहुंचेगा तो वहां पे रोका जाएगा उसको। किसको? कोर एंजाइम को। रोकेगा कौन? रो फैक्टर। रो फैक्टर रोक देना, तो रोक देगा उसको। अब रोकेगा कैसे? तो आरएनए पॉलीमरेज को अलग कर देगा, किससे? डीएनए से, और आरएनए को भी अलग कर देगा। यानी रो फैक्टर क्या करता है? डीएनए को सेपरेट कर देगा, जो बना हुआ आरएनए है उसको सेपरेट कर देगा, और जो आपका रो फैक्टर कोर एंजाइम है उसको भी सेपरेट कर देगा। तो यानी डीएनए को सेपरेट कर दिया, आरएनए को सेपरेट कर दिया, कोर एंजाइम को सेपरेट कर दिया, यानी इस तरह इलोंगेशन रुक गया। तो 3 स्टेप आपके साथ में चला था। पहला स्टेप था इनिशिएशन, जो सिग्मा फैक्टर की मदद से प्रोकैरियोट में हुआ। दूसरा स्टेप था इलोंगेशन, जो कि अकेले कोर एंजाइम करवाया, और तीसरा स्टेप था टर्मिनेशन, जो कि रो फैक्टर करवाया। और बिना रो फैक्टर का भी टर्मिनेट कर सकता है, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना के। बस इतना ही याद रखिएगा कि लूप लाइक स्ट्रक्चर बना के बिना रो फैक्टर का भी टर्मिनेट कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि प्रोकैरियोट में रो फैक्टर से ही
टर्मिनेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि रो डिपेंडेंट भी टर्मिनेशन होता है, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है। लेकिन रो इंडिपेंडेंट में क्या होगा, ये जो आरएनए बनेगा, ये जो आपका आरएनए बनेगा, जगह नहीं मिल रहा हमको, ये जो आरएनए आपका बना था ये लूप बना लेगा इस तरीके से, और लूप के कारण ये भारी हो जाएगा और यहां से आरएनए बाहर निकल जाएगा, अपने आप बाहर निकल जाएगा। ये हो गया। तो इस लेकर के बोलते हैं कि टर्मिनेशन दो टाइप का होता है, एक रो डिपेंडेंट, एक रो इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो आपने टर्मिनेशन लिखा है ये दो टाइप का हो सकता है, रो डिपेंडेंट, ये भी प्रोटीन का बना हुआ है, रो भी किसका बना हुआ है, प्रोटीन, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। तो रो इंडिपेंडेंट जो होगा वो आपका क्या होगा कि रो पे डिपेंड नहीं करेगा, और ये रो इंडिपेंडेंट में लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। आरएनए, ये आरएनए है और आरएनए में लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसके कारण यहां पे टर्मिनेशन होगा। तो डाउट है? तो इसका मतलब हो गया कि प्रोकैरियोट में दो टाइप से टर्मिनेशन हो सकता है, एक रो डिपेंडेंट, एक रो इंडिपेंडेंट। तो रो इंडिपेंडेंट जो होगा वो क्या बना के आपका टर्मिनेट करेगा, तो लूप लाइक स्ट्रक्चर बना करके वो टर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा, बोलेगा कि कोर एंजाइम की पूरा ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो सही बात है, कोर एंजाइम पूरा कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन करता है, लेकिन स्टार्ट कौन करवाता है, तो सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करवाता है। क्लियर हो गया? तो ये स्टेप्स आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब ये जो एमआरएनए आपका बना, सपोज दैट ये एमआरएनए जो आपका बना, ये जो एमआरएनए बना, इस एमआरएनए की, ये एमआरएनए एक्टिव ही बनेगा, इसको कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, इसको कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। दिख रहा होगा ये लाइन दिख रहा है एमआरएनए। अच्छा, ये जो आपका एमआरएनए बना, यहां जो एमआरएनए इसने बनाया, ब्लू से दिखा रहा हूं, ये एमआरएनए जो बना, इस एमआरएनए को कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी एक्टिव एमआरएनए बनेगा। कैसे एमआरएनए बनेगा? एक्टिव। इसलिए करके इस एमआरएनए को कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। और यहीं पे ये आरएनए बन रहा था, इसी जगह राइबोसोम बन जाता तो प्रोटीन भी बनना शुरू हो जाता, कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रखना पड़ेगा कि एमआरएनए जो बनता है प्रोकैरियोट में वो एक्टिव एमआरएनए ही बनता है, उसको किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वो बनता जाएगा और ट्रांसलेशन भी होता जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसलेशन होता है और साइटोप्लाज्म में ही आरएनए बनता है। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया? तो ये स्टेप आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा स्टेप इलोंगेशन, तीसरा स्टेप टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए, इलोंगेशन जो करेगा वो कोर एंजाइम करेगा, और टर्मिनेशन रो डिपेंडेंट भी हो सकता है, रो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। रो इंडिपेंडेंट जो होगा वो लूप लाइक स्ट्रक्चर बना के होगा, और रो डिपेंडेंट होगा तो रो फैक्टर के द्वारा होगा। रो फैक्टर भी प्रोटीन है और सिग्मा फैक्टर भी प्रोटीन। क्लियर हो गया? आइए, ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन आपका हो गया। अब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम लोग बात थोड़ा सा करते हैं क्या, तो कुछ क्वेश्चन पॉइंट पे बात कर लेते हैं। यहां पे हम लोग क्वेश्चन पॉइंट पे कुछ बात कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे मैं बता रखा हूं पहले भी और फिर एक बार यहां से बोल रहा हूं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिएगा कि यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है कि आरएनए मेरे को बनाना है, तो उस आरएनए को बनाना है तो टेम्पलेट स्टेन से बनाना है। ध्यान से देखते हैं। तो अब थोड़ा सा यहीं पे बात करते हैं, ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट किसी के लिए भी हो जाएगा। जैसे ये आपका डीएनए है, ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड। अब यहीं पे प्रमोटर है, और इधर स्ट्रक्चर जिनका सीक्वेंस सपोज दैट मैंने अपने अंदाज से लिख दिया ए टी सी जी सी सी जी सी जी 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 ए। क्लियर हो गया? तो एक साइड का यदि हमको दिया रहेगा डीएनए में, तो दूसरा साइड का स्टैंड का हम लोग बेस जान जाएंगे, क्योंकि कंप्लीमेंट्री बेस होता है। तो यहां से ए से हो गया तो ए है तो टी आ जाएगा, टी है तो ए आ जाएगा, सी है तो जी आ जाएगा, जी है तो सी आ जाएगा, सी है तो जी आ जाएगा, सी है तो जी आ जाएगा, जी है तो सी आ जाएगा, सी है तो जी आ जाएगा, जी है तो सी आ जाएगा, जी है तो सी, जी है तो सी, ए है तो टी। क्लियर हो गया? और इधर डाउन स्ट्रीम में टर्मिनेटर होता है। क्लियर हो गया? तो यदि आपको इससे एमआरएनए बनाना है तो टेम्पलेट किसको बोलोगे? 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रमोटर रीजन है। क्लियर हो गया? तो प्रमोटर रीजन के तरफ से जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड होगा उसको आप टेम्पलेट बोलोगे, कोई डाउट नहीं। और अब ऐसे बोल सकते हो कि ये यदि टेम्पलेट है तो ये नॉन टेम्पलेट है।
और इसी को आप कोडिंग स्टैंड भी बोलते हो, कोडिंग स्टैंड। अब यहां पे ये जो कोडिंग स्टैंड, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अब ये बायोटेक में जोड़ रहा हूं मैं, अब जोड़ना शुरू कर दिया। ये कोडिंग स्टैंड है, तो ये जो कोडिंग स्टैंड आपका है, इस कोडिंग स्टैंड पे 5 प्राइम इंड पे बोलते हैं कि प्रमोटर होता है। क्लियर हो गया? अब प्रमोटर का लोकेशन यदि स्टैंड से फिक्स करना है तो आप कोडिंग स्टैंड से फिक्स कीजिएगा और बोलिए कि कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम इंड पे प्रमोटर होगा और 3 प्राइम इंड पे टर्मिनेटर होगा। किस स्टैंड से? कोडिंग स्टैंड से। यानी आप कोडिंग स्टैंड से आप बोलते हो कि 5 प्राइम इंड पे प्रमोटर होगा, तो टर्मिनेटर कहां होगा? 3 प्राइम इंड पे। किस स्टैंड पे? कोडिंग। ये एक ट्रेडिशन चला है, ऐसा बोलता आया गया है कि कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस से बोला जाता है। तो कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम इंड पे प्रमोटर होता है और कोडिंग स्टैंड के 3 प्राइम इंड पे टर्मिनेटर होता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। आगे बढ़े इसमें। अब यदि हमको कोई टेम्पलेट से बोल दे कि आरएनए बनाना है, तो टेम्पलेट का हर चीज को आरएनए में अपोजिट कर देंगे। जैसे यहां पे 3 प्राइम लिखा हुआ है तो आरएनए में 5 प्राइम कर देंगे। इधर यदि आपका 5 प्राइम लिखा हुआ है तो इसको 3 प्राइम कर देंगे, उल्टा कर दिए। टेम्पलेट से यदि बनाना है तब, और उसके बाद जितने भी बेस होंगे सबका कंप्लीमेंट्री बेस लेके आएंगे। तो टी है तो ए लेके आएंगे, ए है तो टी आएगा, लेकिन आरएनए पे टी नहीं आता, तो टी के जगह पे क्या आता है? यू। फिर जी है तो सी आएगा, सी है तो जी आएगा, जी है तो सी आएगा, जी है तो सी आएगा, सी है तो जी आएगा, जी है तो सी आएगा, सी है तो जी आएगा, सी है तो जी आएगा, सी है तो जी है, और टी है तो ए आएगा। कोई डाउट नहीं? अब यहां पे यदि आपको बोले कि कोई एमआरएनए दिया हुआ है या आरएनए दिया हुआ है, इस आरएनए से बोल दे कि डीएनए हमको लिख दीजिए, इस आरएनए से डीएनए लिख दीजिए, तो आप 2 तरीके से लिख सकते हो। एक तो ये जो आपका आरएनए है, इस आरएनए में यू के जगह पे केवल टी कर दीजिए, बाकी कंप्लीमेंट्री लिख के डीएनए लिख दीजिए। तो एक क्या होगा कि ये जो आपका आरएनए का सीक्वेंस है सेम रहने दीजिए, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रहने दीजिए, और सारे सीक्वेंस को सेम उतारिए। ए है तो ए, केवल यू के जगह पे टी कर दीजिए। सी है तो सी, जी है तो जी, सी है तो सी, सी जी, सी जी, जी जी ए। तो डीएनए का एक स्टैंड हमको पता चल गया। अब ये जो स्टैंड है, इसका कंप्लीमेंट्री लिख देंगे तो डीएनए डबल स्टैंड हो जाएगा। तो अब इसका कंप्लीमेंट्री हम लिखेंगे तो अपोजिट करके लिखना पड़ेगा। यहां हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम, और ये ए है तो टी, टी है तो ए, सी है तो जी, जी है तो सी, सी है तो जी, सी है तो जी, जी है तो सी, सी है तो जी, जी है तो सी, जी है तो सी, जी है तो सी, और ए है तो टी। अब इस एमआरएनए से मैं ये डीएनए बनाया और इसी डीएनए से ये एमआरएनए बनाया था। अब ये डीएनए और ये डीएनए नहीं लगता, दोनों एक जैसा हो गया। तो यदि आपको एमआरएनए दिया हुआ है और आपको कोई डीएनए बनाने बोले, तो सबसे सिंपल तरीका उसका बनाने का है कि यू के जगह पे टी लिख के सेम सीक्वेंस लिख दीजिए और उसका कंप्लीमेंट्री लिख दीजिए, डीएनए बन जाएगा। कोई डाउट नहीं है? ये एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सबसे सिंपलेस्ट है। अब क्या करें? अब ध्यान से सुनिए, 2 तरीके से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आपको कोडिंग स्टैंड दे दे या नॉन टेम्पलेट स्टैंड दे दे, तो आपको पूछे कि आरएनए बना दीजिए, आप क्या कीजिएगा? तो जहां टी रहेगा उसको यू कर दीजिएगा। दोनों स्टैंड नहीं दे रहा, आपको दे दिया कोडिंग स्टैंड, ये वाला स्टैंड दे दिया, टेम्पलेट स्टैंड नहीं है, नॉन टेम्पलेट स्टैंड है, और आपको बोला कि इसी कोडिंग स्टैंड से आप आरएनए बना दीजिए। तो इसी को सेम उतार देना है, केवल टी के जगह पे यू कर देना। यदि आपको टेम्पलेट स्टैंड देगा तो हर चीज टेम्पलेट से ही बनाना सिखाया है, तो हर चीज को उल्टा कर देंगे। तो 3 है तो 5 कर देंगे और इसका कंप्लीमेंट्री करते चले जाएंगे, और 5 प्राइम है तो 3 प्राइम कर देंगे। तो यदि कोडिंग स्टैंड दे दे या नॉन टेम्पलेट स्टैंड दे दे, तो उससे आरएनए बनाना बहुत आसान है। केवल उस डीएनए के उस स्टैंड पे जहां टी आया है केवल यू कर देंगे, बाकी सब सेम रहने देंगे, उससे आरएनए बन जाएगा। लेकिन जब टेम्पलेट स्टैंड देगा तो सब कुछ को क्या करना पड़ेगा? उल्टा। तो थोड़ा मेहनत क्या पड़ जाएगा? ज्यादा। कोई डाउट नहीं है? तो उसी तरीके से यदि आपको आरएनए दे दे और बोले कि हमको टेम्पलेट स्टैंड बना दीजिए,
यदि कोडिंग स्टैंड बनाने बोलेगा तब तो आसान है। कोडिंग स्टैंड यदि बोलेगा कि इस आरएनए से कोडिंग स्टैंड बना रही है तो यू को केवल टी में चेंज कर दिए तो ये कोडिंग स्टैंड बन गया। क्लियर हो गया। लेकिन यदि इसी आरएनए को दे और बोले कि आप हमको टेम्पलेट स्टैंड बना दीजिए, कौन सा स्टैंड बना दीजिए, तो टेम्पलेट स्टैंड बना दीजिए इस एमआरएनए से, तो आपको टेम्पलेट स्टैंड यदि बनाना होगा तो अपोजिट करना पड़ेगा। ये 5 प्राइम है तो इधर टेम्पलेट बनाने के लिए 3 प्राइम और इधर 3 प्राइम है तो इधर 5 प्राइम, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री लिखने पड़ेंगे। ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी आना चाहिए और टी ही आएगा क्योंकि ये हम डीएनए बना रहे हैं। ये आपका आरएनए तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ टी आएगा। यू है तो यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए आएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी आएगा, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी आएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी आएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी आएगा, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी आएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी आएगा, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी आएगा, इस जी का सी आएगा, इस जी का भी सी आएगा और ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी आएगा। ये आपका हो गया 5 प्राइम। तो इसका मतलब हो गया ये आपका कौन सा स्टैंड बन गया डीएनए का, तो टेम्पलेट स्टैंड। अब इसको और इसको मैच कीजिए तो दोनों मैच कर जाएगा। ये टेम्पलेट स्टैंड टी टी ए जी जी पूरा मैच करोगे पूरा मैच कर जाएगा। तो एमआरएनए से दोनों लिखने बोल सकता है, टेम्पलेट स्टैंड भी लिखने बोल सकता है और नॉन टेम्पलेट स्टैंड लिखने भी बोल सकता है। जब तुम नॉन टेम्पलेट स्टैंड लिखने लगोगे, नॉन टेम्पलेट, तो वो बहुत आसान हो जाएगा एमआरएनए से, केवल यू के जगह पे टी कर दोगे। लेकिन जब टेम्पलेट स्टैंड लिखने लगोगे तो इस स्टैंड के हर चीज को क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, तब तुम्हारा टेम्पलेट स्टैंड लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। हाई आपका ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था, प्रोक्रिएटिव ट्रांसक्रिप्शन खत्म हुआ, तो आइए थोड़ा सा पहले छोटे छोटे डाउट्स को आपको क्लियर करते हैं। छोटा छोटा जो डाउट्स होता है, क्या क्या डाउट्स आपको हो सकता है, वो आपको क्लियर करते हैं। जैसे कॉमन आरएनए जो था आपका, तो 3 टाइप का कॉमन आरएनए था। कौन कौन आरएनए, तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए भी बोला जाता है और टीआरएनए, छोटे छोटे पहले डाउट्स क्लियर करके तब हम लोग चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन किसका, तो यूकैरियोटिक का। पहले ये क्लियर कर लेते हैं। तो इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए इसलिए क्योंकि ये जो है मैसेज को लेकर के कहां से, तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के पास लेके आता है। वो भी किसका, तो प्रोटीन सिंथेसिस का। कहां से लेके आता है, तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के पास लेके आता है। तो इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। इसके पास मैसेज होता है क्या करने का, तो प्रोटीन के सिंथेसिस को करवाने का मैसेज है और ये कैरी कर रहा है, इसी को मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए, ये जो टी नाम पर है तो इसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। या इसको क्या बोलते हैं कि एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। एडेप्टर इसलिए क्योंकि ये एडेप्ट करता है किसको, तो एमिनो एसिड को। यानी टीआरएनए क्या करता है, तो टीआरएनए एमिनो एसिड को कैरी करता है। क्लियर। अभी हम आपको एक डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ट्रांसफर आरएनए जो है, ये जो ट्रांसफर आरएनए है, इसको एडेप्टर आरएनए भी आप बोलते हो, एडेप्टर आरएनए। और इसको सोलेबल आरएनए भी बोला जाता है। कौन सा आरएनए, सोलेबल, क्योंकि साइज छोटा होता है इसलिए करके इसको सोलेबल आरएनए भी बोला जाता है, सोलेबल आरएनए। तो ये इसके नाम हो गए। क्लियर। और ये जो ट्रांसफर आरएनए है या एडेप्टर आरएनए या सोलेबल आरएनए, इसके 2 मॉडल आए हैं, कॉमन मॉडल, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं आपको पढ़ा रखा हूं कहां पे, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जहां पे पढ़ाया था उस जगह पे, बायोमॉलिक्यूल्स में। क्लियर। उसमें यहाँ पढ़ा रखा हूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो टीआरएनए, इसके 2 मॉडल है। एक मॉडल है 2D मॉडल और एक मॉडल है 3D मॉडल। हो गया। 2D मॉडल जो है वो क्लोवर लीफ शेप है। क्लोवर का मतलब होता है लॉन्ग, उसके पत्ते के तरह का स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं क्लोवर लीफ शेप। और वो जो आपका है टीआरएनए का 2D मॉडल है। कौन सा मॉडल है, 2D मॉडल। और 3D मॉडल को इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर बोलते हैं, एल शेप्ड स्ट्रक्चर्स। क्लियर हो गया। इन्वर्टेड, कहीं कहीं इन्वर्टेड नहीं लिखे एल शेप्ड स्ट्रक्चर भी लिख देता है। तो यदि आपसे कल कोई पूछे कि जो ट्रांसफर आरएनए है या एडेप्टर आरएनए या सोलेबल आरएनए है, ये कितने टाइप के हो सकते हैं, तो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक 2D मॉडल इसका, एक 3D मॉडल है। जो 2D मॉडल है वो क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर है। क्लोवर लीफ, ये क्लोवर लिखा हुआ है, लीफ लॉन्ग के पत्ते के तरह का। और इसका स्ट्रक्चर जो जनरली होगा, इसके स्ट्रक्चर का यदि 2D मॉडल का और 3D मॉडल का स्ट्रक्चर का बात करें तो 2D मॉडल में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे एकदम इस टाइप का स्ट्रक्चर्स आपका क्लियर यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ रहेगा। क्लियर। और कोई भी आरएनए हो या डीएनए हो उसमें क्या होगा, इंड होगा, 5 प्राइम और 3 प्राइम होगा ही होगा, चाहे वो आरएनए हो चाहे डीएनए हो। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया 3 प्राइम इंड, इस इंड को, तो ये इंड क्या हो जाएगा, 5 प्राइम इंड हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब आइए, ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको लूप बोलते हैं, और जो लूप होगा उसी के बेसिस पे ये आर्म हो जाएगा। आर्म का मतलब होता है भुजा। क्लियर हो गया। तो लूप और आर्म ये आप क्लियर करके रखिएगा। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, क्लियर करिएगा कि इस जगह पे क्या बात करते हैं। ये जो 5 प्राइम इंड है और जो 3 प्राइम इंड है, तो 3 प्राइम इंड चाहे आरएनए हो कि डीएनए हो, यदि 3 प्राइम इंड होगा तो वहां पे OH होगा, और 3 प्राइम इंड पे ही एमिनो एसिड अटैच होता है। किस इंड पे, तो 3 प्राइम इंड पे एमिनो एसिड अटैच होता है। ये आपका 2D मॉडल है, क्लोवर लिप शेप मॉडल है। क्लियर हो गया। 2D मॉडल हम बना रहे हैं। तो ये 2D मॉडल में क्या होगा, ये जो 3 प्राइम इंड है इस पे एमिनो एसिड अटैच होगा। क्लियर हो गया। और 3 प्राइम साइड से यहां पे एक सीक्वेंस होता है ACC सीक्वेंस 3 प्राइम से, लेकिन पढ़ते हैं 5 प्राइम के साइड से, इसको CCA पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन चूंकि ACC सीमेंट होता है जो कि कॉमन नाम है, आपको हमेशा याद रहता है, तो जो चीजें कॉमन याद रहती है उसी के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। 3 प्राइम इंड से ACC पढ़ने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब आपको कोई पूछे कि 3 प्राइम इंड पे कौन सा सीक्वेंस होगा, तो आप ACC नहीं बोलिएगा, उसको उलट करके CCA बोलिएगा, क्योंकि पढ़ते 5 प्राइम डायरेक्शन से। लेकिन चूंकि कॉमन है ACC सीमेंट, बिरला सीमेंट, तो इस तरीके से ACC चूंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है, इसलिए मैं बोला कि 3 प्राइम इंड से ACC सीक्वेंस है, लेकिन पढ़ेंगे उल्टा करके। तो आपको बोले 3 प्राइम इंड पे कौन सा सीक्वेंस, तो CCA सीक्वेंस है, और उस CCA सीक्वेंस पे ही कौन बाइंड करेगा, तो एमिनो एसिड बाइंड करेगा। तो आपको बोलेगा कि जो tRNA होता है उसके किस इंड पे एमिनो एसिड बाइंड करता है, तो 3 प्राइम इंड पे एमिनो एसिड बाइंड करता है। पूछेगा 3 प्राइम इंड पे कौन सा सीक्वेंस होता है, तो ACC नहीं बोल के क्या बोलेंगे, CCA। बार बार बोल रहा हूं, सही है CCA, लेकिन कॉमन है ACC सीमेंट, इसलिए करके आप उसको ACC बोल देते हैं, लेकिन ACC आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसको बोलिए CCA। एंड डाउट क्लियर हो गया। अब आइए हम आगे बहुत सारा इसमें काम करेंगे। इसमें क्या होता है, तो tRNA जो होगा, ये जो tRNA होता है, ये जो ट्रांसफर RNA है या एडाप्टर RNA है या सोलेबल RNA है, इसके पास में एंटी कोडोन होता है। और वो कितने बेस का सीक्वेंस होता है, तो 3 बेस का सीक्वेंस होता है, 3 बेस का ही सीक्वेंस होगा। तो जिस लूप पे एंटी कोडोन होगा उसको बोला जा सकता है एंटी कोडोन लूप, कोई डाउट नहीं। तो ये हो गया एंटी कोडोन लूप। एंड डाउट। और ये जो एंटी कोडोन लूप है, यहाँ पे 3 बेस का सीक्वेंस होगा, इसको एंटी कोडोन लूप। और ये यदि एंटी कोडोन लूप है तो ये इसको बोल सकते हैं एंटी कोडोन आर्म। ये लूप के बेसिस पे ये आर्म हो जाएगा भुजा, तो इसको आप बोलते हो एंटी कोडोन आर्म, एंटी कोडोन आर्म। अब ये एमिनो एसिड बाइंडिंग है, यहाँ पे एमिनो एसिड बाइंड किया हुआ है, तो इस आर्म का नाम, इसमें तो लूप नहीं बना हुआ, तो लूप का तो कोई नाम नहीं हुआ, तो इसलिए का ये, लेकिन ये आर्म है, भुजा है, यहाँ पे ये जो भुजा है, ये भुजा इस पे है, तो इसको क्या बोल सकते हो, तो एमिनो एसिड आर्म, एमिनो एसिड आर्म। इसका मतलब ये हो गया कि आप एमिनो एसिड आर्म बोल दिए, इसका मतलब ये हो गया कि एमिनो एसिड इस आर्म पे बाइंड किया हुआ। क्लियर हो गया। और जब भी tRNA के साथ एमिनो एसिड बाइंड करेगा तो 3 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखते रहिएगा, तो एक हो गया एंटी कोडोन लूप जिसमें कि एंटी कोडोन प्रेजेंट होगा, और इसी एंटी कोडोन का कंप्लीमेंट्री कोडोन जो होगा वो प्रेजेंट होगा mRNA के ऊपर। तो mRNA में कोडोन होता है, यदि mRNA में बात करोगे तो उस पे जो 3 बेस का जो सीक्वेंस होगा ये सब आगे आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं कोडोन। क्लियर हो गया। और tRNA पे जो 3 बेस का सीक्वेंस होगा वो एंटी कोडोन कहलाएगा। क्लियर हो गया। और आर्म का नाम क्या हो जाएगा, तो एंटी कोडोन आर्म। क्लियर हो गया। अब एक होता है क्या, टी साइड सी लूप, टी साइड सी लूप, कोई डाउट नहीं। तो ये क्या होता है, टी साइड सी लूप है, तो ये आर्म का नाम क्या हो जाएगा, टी साइड सी आर्म। लूप एक याद आप कर लिए तो आर्म उसी से हो जाएगा, तो इस आर्म का नाम हो जाएगा टी
साइसीआर। और यहाँ पे क्या बाइंड करता है, तो राइबोसोम बाइंड करता है। यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है इस पॉइंट पे, यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट होता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, आरबीएस लिख दिया। आरबीएस का मतलब यहाँ पे आरबीएस लिख दिया, तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट हो गया, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। क्लियर हो गया। तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट कहां पे, तो टी साइट सी लूप को राइबोसोम बाइंडिंग साइट बोलते हो। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये जो एक आर्म देख रहे हो, ये आर्म है, लूप गोल ऐसा होगा, लूप गोल ऐसा होगा, मतलब एक साइड ऐसे करके ऐसे ऊपर जब उठते हैं तो उसको लूप बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लूप जो है, यहाँ तो ये तो लूप नहीं है यहाँ पे, तो ये एक्स्ट्रा आर्म इसको बोलते हैं। कौन सा आर्म बोलते हैं, एक्स्ट्रा आर्म। ये हो गया एक्स्ट्रा आर्म, एक्स्ट्रा आर्म। और ये जो एक लूप आपको दिख रहा है, ये डी लूप कहलाएगा। क्लियर हो गया। कौन सा लूप बोलेंगे इसको, डी लूप। तो इस आर्म का क्या नाम हो जाएगा, डी आर्म। एंड आउट। तो यदि आपका 2D मॉडल, ये 2D मॉडल ग्लोबल लिप शेप का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो 3 लूप है आपके पास में, डी लूप, एंटीकोडोन लूप, इसको एंटीकोडोन लूप आप बोलोगे, और एक आपका होगा टी साइट सी लूप। उसमें बोलेगा राइबोसोम बाइंड कहां करेगा, तो टी साइट सी लूप पे राइबोसोम बाइंड करेगा। उससे जुड़ा हुआ आर्म को क्या बोलेंगे, तो टी साइट सी आर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। और यदि आप बात करोगे कि डी लूप, तो डी लूप जो होगा उसके आर्म, उससे वो जिस आर्म से लगा होगा उस आर्म का नाम होगा डी आर्म। एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन लूप में एंटीकोडोन प्रेजेंट होगा, और उस वो जिस आर्म से जुड़ा होगा उसको एंटीकोडोन आर्म बोलेंगे। और एक एक्स्ट्रा आर्म होगा जो कि 4 आर्म को छोड़ करके होगा। अच्छा, एमिनो एसिड आर्म क्यों नाम पड़ा, क्योंकि उससे एमिनो एसिड बाइंड किया है। क्लियर हो गया। डी टी साइट सी आर्म क्यों नाम पड़ा, तो क्योंकि उस आर्म के साथ में क्या बाइंड किया हुआ है, तो टी साइट सी लूप बाइंड किया हुआ है, इसलिए उस आर्म का नाम हो गया टी साइट सी आर्म। क्लियर हो गया। डी लूप, डी लूप यहाँ पे है, तो डी आर्म क्यों नाम पड़ा, तो क्योंकि डी लूप उसके साथ, मतलब आर्म के साथ जो लूप बाइंड करेगा उसी के बेसिस पे नाम होगा, नोमेनक्लेचर उसी के बेसिस पे हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि टी साइट सी लूप राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, और एंटीकोडोन जो लूप होगा वो उस पे एंटीकोडोन प्रेजेंट होगा। ये 2 पॉइंट आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे कोई डाउट, क्लियर हो गया। इसको हाईलाइट करके रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बहुत, हम तो लगभग सारे टीचर्स का वीडियो देखते हैं, उसमें से जो भी अच्छी चीजें आती है, जो भी चीजें आती है आप वहां पे पढ़ रहे हैं, तो उनका जो याद किया हुआ चीज है उसी को यूज कर लिया जाए। अभी एक काम आपको बताते हैं कि एक आपका कोडिंग है एमटीआर। अब इसी एमटीआर जो आपका रटा हुआ चीज है उसी को आपको निकालिए, इसी से 2 क्वेश्चन बायोलॉजी का बना दीजिए। ये एमटीआर कोडिंग है, तो एमटीआर क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे पहले आइए, एमटीआर ये कोड पे लिए हैं और इसको पहले एक्सप्लेन करना शुरू किया। मैसेंजर आरएनए मैसेज को कैरी करेगा, ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को ट्रांसफर करेगा, एमिनो एसिड को ट्रांसफर करेगा कहां, तो साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक आ जाएगा। ट्रांसलेशन में हम आपको बता देंगे, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक, यानी टीआरएनए जो है एमिनो एसिड को कहां से कहां कैरी करता है, तो साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक। क्लियर हो गया। एडेप्टर नाम क्यों पड़ा है, तो क्योंकि वो एमिनो एसिड को एडेप्ट करता है, यानी एमिनो एसिड को एडेप्ट कर लिया, बाइंड करवा लिया, इसलिए एडेप्टर। साइज छोटा होने के कारण ये सोलेबल नेचर का होता है, जैसे कि सोलेबल आरएनए भी इसको बोला जाता है। मॉडल कितने इसके हैं, तो 2 मॉडल है, 2D मॉडल और 3D मॉडल। 2D मॉडल को क्या बोलते हैं, तो ग्लोबल लिप शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। और 3D मॉडल को क्या बोलते हैं, तो इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर जो आपका होता है, इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर जो आपका होता है, तो इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका होता है, जो एनसीईआरटी में आपका क्लियर डायग्राम बनाया हुआ है। तो इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर्स, इस तरीके का स्ट्रक्चर्स आपका बना होता है, इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। तो ये आपका इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर कौन सा मॉडल है, तो 3D मॉडल। क्लियर हो गया। एक्चुअली ये ऊपर से होता है, यहाँ सीधे एल शेप स्ट्रक्चर, इस पिक्चर का यहाँ से ऊपर से डायग्राम होता है, इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि इस मॉडल को एकदम दिमाग में रखिए, क्वेश्चन यहीं से पूछता है, आपसे पूछेगा 3D मॉडल को क्या बोलते हैं, तो इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। 2D मॉडल को क्या बोलते हैं, तो ग्लोबल लिप स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। पूछता है क्वेश्चन की टी साइट सी लूप को कौन बाइंड करता है, टी साइट सी लूप पे, तो राइबोसोम बाइंड करता है। बोलेगा कि टीआरएनए में किस इंड पे एमिनो एसिड बाइंड करेगा, तो 3' इंड पे एमिनो एसिड बाइंड करेगा। क्लियर हो गया।
एक लाइन हम आपको बताते हैं जहां पे कि आपको इस जगह पे कभी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी चीज यदि आरएनए और डीएनए पे बाइंड कराने की बात होगी तो 3 प्राइम इंड से बाइंड करेगा। 5 प्राइम इंड जो होता है एक तरह से बोल सकते हो कि वो ब्लॉक किया हुआ है, वहां पे बाइंड नहीं हो सकता, वो ब्लॉक किया हुआ है। उस पर कोई चीज आप जोड़ना चाहोगे तो 5 प्राइम इंड पे जुड़ेगा ही। तो जुड़ने का जो काम होगा वो 3 प्राइम इंड पे होगा, यानी 3 प्राइम इंड जो है वहां से कोई भी चीज जुड़ करके आगे प्रोसीड कर सकता है, लेकिन 5 प्राइम इंड ब्लॉक किया हुआ रास्ता है, वो रास्ता ब्लॉक है, ब्लाइंड है, वहां वहां आपको रुकना ही है, वहां से आप आगे जुड़ करके आगे नहीं जा सकते। 3 प्राइम से जुड़ते, इसलिए 3 प्राइम इंड पे ही अमीनो एसिड को जोड़ा है, क्योंकि कोई भी चीज जोड़ने की बात होगी डीएनए और आरएनए में तो 3 प्राइम इंड पे ही जुड़ेगा, चाहे वो डीएनए में जोड़ो चाहे वो आरएनए में जोड़ो। एक लाइन बता दी है, इसी को यूज करना। क्लियर हो गया? अब आइए यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए के विषय में मोटा मोटी हम लोग के पास में बहुत सारे नॉलेज हो गया। ये तो आरआरएनए है, इसके विषय में आप जानते ही हो कि ये राइबोसोम पे प्रेजेंट होगा, और इसको हमने बहुत अच्छे से आपके जो बायोमोलिक्यूल्स था उसमें एकदम क्लियर कर रखा हूं कि कितने टाइप का आरआरएनए होगा, इसमें प्रोकैरियोट में कितना होगा, यूकैरियोट में कितना होगा, और अभी भी आपको डिस्कस कर रखा हूं इसको। तो इस लेकर के इसमें आप दिक्कत नहीं है। अब क्या इंफॉर्मेशन है, क्या इसमें आएगा इंफॉर्मेशन? एमआरएनए पे क्या मिलेगा? कोडोन मिलेगा, ये तो ट्रांसलेशन में भी हम क्लियर कर दें। टीआरएनए पे क्या मिलेगा? तो एंटी कोडोन मिलेगा, और ये कोडोन भी 3 बेस का ग्रुप होगा, ये भी 3 बेस का ग्रुप होगा, और एंटी कोडोन भी 3 बेस का ग्रुप होगा, और कंप्लीमेंट्री होगा कोडोन और एंटी कोडोन। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं। तो टीआरएनए का ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट तो नहीं लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हट गया, लेकिन आप इसको क्या कीजिएगा कि लिखिएगा, और आप पीडीएफ भी डालना शुरू कर दिया, क्योंकि यूट्यूब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई थी, उसका कुछ रिस्ट्रिक्शन होता था, अब अवेलेबल करवा दिया, तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो गया है, पीडीएफ डाल दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्लियर? अब यहां से आइए, हम आपको आपके साथ और कुछ बात करना चाहते हैं आरएनए के विषय में। ये जो एमआरएनए, टीआरएनए या आरएनए, ये कभी जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं कर सकता, ये कभी डाउट में रही ही नहीं। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए कभी भी जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं कर सकता, इसका अपना काम है। एमआरएनए का काम है प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज को कैरी करना, टीआरएनए का काम क्या है? तो एमिनो एसिड को ट्रांसफर करना, आरआरएनए का काम क्या है? राइबोसोम बनाना। तो जेनेटिक मटेरियल का तो काम कहीं बोल ही नहीं रहे हम कि ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, कोई डाउट भी नहीं आपको होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल का काम करने का मतलब हो गया कि वो अपना कॉपी नंबर बढ़ा ले। मैं पढ़ा रखा हूं कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें से किसी को कैपेसिटी नहीं है कि अपना कॉपी नंबर बढ़ा सकता है। मतलब एमआरएनए से ही एमआरएनए बन जाएगा ऐसा नहीं हो सकता, टीआरएनए से टीआरएनए बन जाए ऐसा नहीं हो सकता, आरआरएनए से आरआरएनए बन जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो इसको इसके पास में कैपेसिटी नहीं है कि अपना कॉपी को डबल कर सकता। कभी भी एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं कर सकता। आइए अब सेल के अंदर इसका एबंडेंस क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, तो आइए इसी कोड को क्लियर करिए। एमटीआर जो आपका कोडिंग सिस्टम है, उस एमटीआर कोडिंग सिस्टम को ही यूज कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात हो गई कि एमटीआर जो आप लिखे हैं, तो यहां पे आप क्या कीजिएगा, यदि इस साइड से इधर जाते हैं, ये हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा कि नंबर, ये हो गया, एंड एबंडेंस इंक्रीजेस, ये हो गया। यानी आपका नंबर भी बढ़ेगा और अमाउंट, ये जो नंबर है कि बोलेगा सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, तो आरआरएनए मिलेगा, उससे कम कौन मिलेगा, टीआरएनए मिलेगा, उससे कम कौन मिलेगा, उसी को एबंडेंस भी बोल सकते हो कि कितना ज्यादा मिल रहा है। क्लियर हो गया? आइए, तो यहां पे यदि आप बात करते हो, तो नंबर या एबंडेंस इसको बोलते हो। तो क्या हो रहा है, नंबर और एबंडेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सबसे ज्यादा नंबर किसका हो गया, तो सबसे ज्यादा नंबर हो गया आरआरएनए का, नंबर आपका सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका हो गया, टीआरएनए का, और उसके बाद आपका उससे कम हो गया टीआरएनए, और उससे कम हो गया एमआरएनए। तो डाउट इसमें, तो इसका मतलब होगा कि सबसे ज्यादा आरआरएनए मिलेगा आपको। यदि सेल में यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए मिलेगा, तो आरएनए मिलेगा। उसके बाद कौन सा मिलेगा, तो टीआरएनए मिलेगा।
उसके बाद कौन मिलेगा, तो mRNA मिलेगा। क्लियर हो गया। तो नंबर या एबेंडेंस एक साथ कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पे और इसी को यूज कर सकते हो, तो इसको यूज कर सकते हो स्टेबिलिटी के सेंस में। स्टेबिलिटी के सेंस में, स्टेबिलिटी यहां पे आपका क्या है ना कि ये mRNA है, ये tRNA, ये RNA, बड़ा सिंपल है। नंबर बोल दो या एबेंडेंस बोल दो। तो यदि आप बात करोगे तो rRNA सबसे ज्यादा होगा, उससे कम tRNA होगा और सबसे कम mRNA होगा। क्लियर हो गया। तो MTR कोडिंग है आपका, और MTR आप पढ़ ही रहे बार बार। तो MTR यहाँ पे क्या हो गया कि इसको जब आप कर रहे हो तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि mRNA से ज्यादा tRNA और tRNA ज्यादा RNA होगा। ये नंबर की भी बात है और स्टेबिलिटी की भी बात। क्लियर हो गया। तो जितना ज्यादा MTR आप करोगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर बात है। तो यहाँ पे MTR कोडिंग उसको स्टेबिलिटी के साथ में आपने बैठा दिया, यहाँ पे क्लियर है। तो स्टेबिलिटी भी है और एबेंडेंस की भी बात है, तो ये MTR की कॉन्सेप्ट चलेगी। यहाँ पे क्या किया कि नंबर और एबेंडेंस इंक्रीजेस, तो कोडिंग हो गया MTR, स्टेबिलिटी भी और नंबर भी, इसी कोडिंग पे दोनों चलेगा। लेकिन जब साइज का बात करेंगे तो कुछ मत करना मेरे बच्चे। साइज का यदि बात करोगे तो इस M को उठा के आगे ले आना। क्लियर हो गया। यानी इस M को उठा के आगे ले आना, तो साइज का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब यदि इस M को उठा के यदि तुम आगे लाओगे तो पहले हो गया M, देन हो गया R, देन हो गया T। तो यानी ये M उठ करके आगे चला है और सब कुछ सेम रख देना, ऐसे सेम हो गया। और नीचे में यहाँ पे लिख दोगे कि साइज इंक्रीजेस, आपका साइन भी दिया हुआ है, साइज इंक्रीजेस। तो mRNA का साइज सबसे ज्यादा हो गया, उससे छोटा कौन हो गया RNA, और सबसे छोटा कौन हो गया tRNA। कोई डाउट नहीं। तो कुछ नहीं, एक ही कोड पे कर दिया आपका कि MTR कोड किया तो वो हो गया नंबर और एबेंडेंस की बात हो गई और स्टेबिलिटी की बात हो गई। क्लियर हो गया। तो MTR करोगे तो स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो और नंबर भी आपका क्या हो रहा है, नंबर और एबेंडेंस की बात हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पे अब क्या करो, इस M को आगे लेके आ जाओ। M को आगे लेके आओगे तो साइज की बात हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा कि mRNA का साइज ज्यादा होगा, RNA का साइज उससे कम होगा और tRNA का साइज सबसे कम होगा। क्लियर हो गया। तो ये आपके कोडिंग सिस्टम थे, इस कोडिंग पे ले आया। फिर मैं कोडिंग आपको दिया था, RMT का कोडिंग दिया था। RMT घर ही होता था HMT और कोडिंग हो गया RMT। तो यहाँ पे बोला था RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 और RNA पॉलीमरेज 3। तो यानी RNA को बनाना हो तो RNA पॉलीमरेज 1 बनाएगा, M को बनाना होगा तो 2 बनाएगा और T को बनाना होगा तो 3 बनाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे एबेंडेंस की भी बात हो गई, नंबर उसी को बोल सकते हो, और स्टेबिलिटी की बात हो गई। और इसको यदि आगे लेके चले गए तो ये अब आपकी साइज की बात हो गई। आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आरएनए के विषय में इतना जाना जरूरी है। और ये जो आरएनए होता है ये कभी भी जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं कर सकता, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का जो कैरेक्टर होना चाहिए वो इन लोगों के पास नहीं। एक जेनेटिक मटेरियल होने के लिए जो कैरेक्टर होना चाहिए इसके पास में, इस तीनों के पास में नहीं है। तो इसीलिए ये कभी भी जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं कर सकता। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं आई।